ए वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 7 फॉर्म्स ऑफ मार्केट बाजार के रूप का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट में हम पहले 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th क्लास शुरू हो रही है ना। कौन सी क्लास? 4th क्लास शुरू हो रही है। और इस 4th क्लास में हम अब शुरू कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने कर लिया था। अब शुरू कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में हमने पहला एक तो चीज़ हमने ये पढ़ ली थी कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। और मार्केट इक्विलिब्रियम में भी हमने यदि मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, चेंजेस इन द मार्केट आते हैं, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। शुरुआत की थी हमने इंक्रीज इन डिमांड। यदि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, कैसे कैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं, इसके बारे में डायग्राम मैंने बना के बताया था। नोट्स में ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये वाला डायग्राम। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम शुरू करेंगे डिक्रीज इन डिमांड। यदि मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो जाती है, मांग में कमी आ जाती है, तो क्या होगा। देखो बेटा जी, पहले 2-3 चीज़ें आप दिमाग में बिठा लो, तो फिर सारी बातें इजी हो जाएंगी। देन क्या क्या चीज़ें सिंपल अपने आप ये कह लो कि बेटा जी मार्केट अपनी जनरल नॉलेज से आप बाजार तो जाते हो, थोड़ी बहुत खरीदारी तो करते ही होगे, है ना। तो अपनी जनरल चीज़ें चेक करेंगे हम। प्राइस, डिमांड, सप्लाई। ठीक है। यदि किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, डिमांड कम हो जाती है। पूर्ति, सप्लाई मीन्स पूर्ति, पूर्ति बढ़ जाती है। प्राइस कम होते हैं तो डिमांड का क्या होगा भाई, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। इसी तरह से यदि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस का क्या होगा। मान लीजिए कोई जैसे प्याज थी, उस प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब क्या हुआ था, प्राइस बढ़ जाते हैं। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं। क्यों क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ने पर जब मांग में वृद्धि हो जाती है तो क्रेताओं के बीच, बायर्स, कंपटीशन होता है। भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर आदमी को चाहिए, और इतना सामान है नहीं बाजार में कि हर एक को मिल सके। तो इनके बीच में प्रतियोगिता होगी, क्रेताओं के बीच में कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन के कारण क्रेता क्या करेंगे, अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ज़्यादा कीमत दे के खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ गए। यदि सप्लाई बढ़, अच्छा इसी का दूसरा, पहले इसी को देख लेते हैं। यदि डिमांड कम हो गई, डिमांड क्या हुई, कम हो गई, तो क्या होगा, डिमांड कम होने पर अनडिजायरेबल स्टॉक्स विक्रेताओं के पास, सेलर्स के पास रह जाएंगे। फर्म्स के पास, फर्म बना रही हैं 50 रोज, डिमांड कम हो गई, डिमांड रह गई 10 की, 40 पीस, 40 आइटम, 40 कॉमोडिटी उनके पास रोज बच जाएंगी। तो ये स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो क्या करेंगे, फिर रेट कम कर देंगे। तो डिमांड कम होने पर रेट, प्राइस कम हो जाएंगे। ऐसे ही सप्लाई का मामला है, सप्लाई और प्राइस। यदि सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाएंगे, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाएंगे। एक तो कॉमन सी चीज़ ये याद रखनी है आपको।
याद रहेगी, सिंपल मार्केट की चीज़ें हैं, है ना, कोई याद रखने वाली बात नहीं है, केवल समझनी है। बहुत ज़्यादा आलू पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा टमाटर हो गया, सप्लाई बढ़ गई है, बाज़ार में टमाटर ही टमाटर बिकने आ रहा है, ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएंगे, कॉमन सी बात है। इन दिनों में सर्दी का मौसम चल रहा है, फसल है नहीं, आम की सप्लाई बहुत कम है, तो आम का रेट भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको मार्केट में। सिंपल सी चीज़ें हैं। देन आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सी चीज़, डिक्रीज इन डिमांड। कैसे, सबसे पहले तो आप जब भी पूछें आपसे डिमांड में डिक्रीज हो गया जी, इससे आगे जो भी क्वेश्चन पूछें कि क्या रिजल्ट होगा, कैसे होगा, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। बस डायग्राम बनाओगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। डायग्राम बनाना याद कर लो, एक डायग्राम याद करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। एक बनाना है मुझे इसमें इस तरह से क्रॉस। ठीक है बेटा जी। अब ये क्रॉस मैं यहां भी बना सकता था, ये क्रॉस मैं यहां भी बना सकता था। कहां बनाना है ये थोड़ा सा सोच के बनाना है आपको, कहां बनाना है। देखिए जैसे मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूं, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी, कमी होगी तो डिमांड कर्व जो ये वाला है हमारा, ये किधर जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। इसका मतलब इधर मुझे इस तरफ थोड़ी सी जगह चाहिएगी, इसका मतलब ये वाला क्रॉस मुझे इधर बनाना है। समझ आई बात। यदि यही इंक्रीज इन डिमांड हो जाता, मांग में वृद्धि वाला होता, तो ये डिमांड कर्व किधर जाता, राइट साइड जाता। इट मीन्स ये वाला क्रॉस मुझे यहां बनाना पड़ता फिर, क्योंकि फिर तो इधर बनाऊंगा ना अगली लाइन। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के, बस एक बार तो एक्स सोच के बनाना है आपको कि एक्स कैसे बनेगा। अब देखिएगा, जैसे मैं शुरू कर रहा हूं, डिक्रीज इन डिमांड की बात शुरू कर रहा हूं, तो डिक्रीज इन डिमांड में मेरी जो डिमांड कर्व है वो नया डिमांड कर्व लेफ्ट में चलेगा, तो मुझे ये राइट में बनाना है। क्रॉस किधर बनाना है बेटा जी, राइट में थोड़ा सा, और क्रॉस बनाना है मुझे थोड़ा सा राइट में। बन गया बेटा, बल्कि इतना भी भले ही मत बनाओ, थोड़ा सा यहीं बना लो। ठीक है जी। ये हो गया मेरा डिमांड कर्व, ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व। सेम एक्स बनाना है ना, याद करने वाली बात है कि जी कैपिटल एक्स बनाना होता है। किधर बनाना है, इस लेफ्ट साइड में बनाना है, राइट साइड में बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि डिक्रीज हो रहा है तो राइट साइड में, क्योंकि नया डिमांड कर्व फिर मुझे इधर बनाना पड़ेगा। इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड में। फिर आप यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ ले जाओ, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्यू, क्वांटिटी। ऐसा ही हुआ। ये हो गया संतुलन, संतुलित कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो गया इक्विलिब्रियम मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलित मात्रा। डायग्राम किसका बना रहे हैं हम, डिक्रीज इन डिमांड। ये तो सब में ही बनना है बेटा जी। इस पॉइंट का नाम रख दो ई, ये पी, ये क्यू। अब क्या करना है मुझे, डिक्रीज करना है। किस में डिक्रीज करना है, डिमांड में। इट मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, डिमांड कर्व बाईं तरफ शिफ्ट होगा। खूब सारी जगह छोड़ के नया डिमांड कर्व बना लो बेटा। ये हो गया जी, ये पॉइंट हो गया नया पॉइंट E1।
एक मिनट में आपके डायग्राम से मैच हो जाए, इसलिए मैं पॉइंट्स सेम रखना चाह रहा हूँ। ये नहीं है डायग्राम। हाँ जी, E1 E2 जो भी कुछ है, E1 रख लो इसका नाम। चलिए जी, इस पॉइंट का नाम रख दो F। ये जो नया डिमांड कर्व बना D1 D1 किधर शिफ्ट हुआ, ये लेफ्ट में। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये जो पुराना डिमांड कर्व था इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब तुम ये सोचो कि डायग्राम कौन सा बना हुआ है, एक तो ये D1 वाला, ये वाली लाइन, और एक S वाली लाइन। ये दोनों कहाँ क्रॉस कर रही हैं, पॉइंट E1 पे। इससे परपेंडिकुलर डाल दो y एक्स पे, P1 हो गया। यहाँ पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे Q1 हो गया। ये पॉइंट ओरिजिन O था। इट मीन्स यहीं से देख के पता लग रहा है हमें सब कुछ, प्राइस क्या हुए, कम हो गए। क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलित मात्रा क्या हो गई, वो भी कम हो गई। पहले OQ थी, यहाँ से यहाँ तक थी, अब यहाँ से यहाँ तक रह गई। ये प्राइस पहले OP था, अब OP1 रह गया, छोटा हो गया। इट मीन्स प्राइस भी कम होंगे, क्वांटिटी भी कम होगी। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है यदि हमने एक ठीक से डायग्राम बना लिया। देखते हैं इसका रिजल्ट पहले। ये वाला क्वांटिटी सप्लाइड, ये रहा जी रिजल्ट। डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस में कमी, एंड सप्लाई, बोथ, दोनों में, सप्लाई में भी कमी हो गई, प्राइस में भी कमी हो गई। ये मैंने ठीक कर दिया है, आगे नोट्स में आपको ठीक मिलेगा। हम क्या लिखेंगे, इतनी कहानी ना लिख के फिर तुम यहाँ भी कंफ्यूज रहोगे। हमें केवल इतना काम करना है, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बस आपको इतनी बात लिखनी है। एक नोट्स में आपको ठीक हुआ मिलेगा ये, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये रिजल्ट है। यहाँ भी हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, प्राइस नीचे की ओर शिफ्ट हो गए, दोनों कम हो गई। अब एक बार इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, है ना। पहले क्या कह रहा है ये, फर्स्ट पॉइंट में, डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व फ्रॉम D1 टू D2 टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ ही खिसकाया हमने, लेफ्ट की ही खिसकेगा ही, D से D1 की तरफ हो गया। ये नाम भले ही आप चेंज कर लें, यहाँ D1 से D2 लिख दिया मैंने, हम क्या लिख देंगे, D2 D1, एक ही बात है। पहला क्योंकि डिमांड कर्व हमने D बनाया था, इस डायग्राम में हो सकता है D1 बन रहा हो। दिस लीड्स टू डेफिसिट डिमांड। भाई डिमांड में कमी हो गई तो क्या हो गया, डेफिसिट डिमांड हो गई। डेफिसिट डिमांड और एक्सिस सप्लाई, सप्लाई क्या हो गई, एक्सिस हो गई, ज़्यादा सप्लाई हो गई। अब इस पे मैं देखूं, इसी प्राइस पे जब ये नया डिमांड कर्व हो गया तो डिमांड तो ये हो गई, एक तरह से मैं बात करूं तो ये वाली, और सप्लाई ये हो गई। ये क्या हो गई, EF, दैट इज एक्सेस सप्लाई, पूर्ति आधिक्य की स्थिति है या मांग में कमी की स्थिति है, एक ही बात है। या तो पूर्ति बढ़ी कह लो या मांग में कमी कह लो। तो एक्सेस सप्लाई या डेफिसिट डिमांड। EF एट द गिवन प्राइस P1, P1 प्राइस पे, यहाँ हमारा कौन सा प्राइस है, P, ये P प्राइस की बात कर रहा है। हो सकता है डायग्राम में ये P1 लिख दिया हो, इस प्राइस को मैं कह दूंगा P। द एक्सिस सप्लाई क्रिएट्स, जब एक्सिस सप्लाई हो रही है किसके बीच में कंपटीशन होगा,
अनवांटेड अनडिजायरेबल स्टॉक्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। वांछित अवांछनीय स्टॉक बढ़ जाएंगे। जी, अवांछनीय स्टॉक कौन से होते हैं, जिनको हम नहीं चाहते। तो क्रिएट्स कंपटीशन अमंग सेलर्स। अब क्या होगा, जो सेलर्स हैं जब उनके स्टॉक बढ़ते जाएंगे, दुकान में माल बढ़ता जाएगा, फैक्ट्री के गोडाउन में माल बढ़ता जा रहा है, बिक रहा नहीं, तो अब क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा, सेलर्स के बीच में। और इस कंपटीशन का क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्टिंग फॉल इन प्राइस, कीमतें कम हो जाएंगी। सेलर्स के बीच में जब भी कंपटीशन होता है, कीमतें फॉल हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और बायर्स के बीच में जब भी कंपटीशन होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। बिकॉज सेलर्स विल नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे वांट टू सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। नेक्स्ट, फॉल इन प्राइस, प्राइस में फॉल हो गया। प्राइस में फॉल होने पे लीड्स टू राइज इन डिमांड, कीमतें कम हो गई, यही हमने अभी पढ़ा था। कीमत कम हुई, डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले कीमत कम हो रही है, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड और सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। देखो जरा इसमें, डिमांड बढ़ती जा रही है, इधर सप्लाई कम होती जा रही है, ये एरो के निशान बना दो। तो फॉल इन डिमांड में वृद्धि, मांग में वृद्धि होगी और पूर्ति में कमी होगी। दी चेंजेस मेक्स कंटिन्यू, ये लगातार होता रहेगा। क्या होता रहेगा, कीमतें कम होती रहेंगी, कीमतें कम होने के कारण मांग बढ़ती रहेगी, पूर्ति कम होती रहेगी। कब तक, जब तक मार्केट रीच न्यू इक्विलिब्रियम E2, जब तक बाजार नए इक्विलिब्रियम E2, यहाँ मैंने लिख दिया था वो अपने डायग्राम में, जो मैंने डायग्राम बनाया वो था E1, जहाँ dx इज इक्वल टू SX, जहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं। किसके बराबर हैं, Q1 के बराबर। ये रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया क्या होना है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। मांग में कमी होने पर मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बाईं ओर होगा। नया मांग वक्र D1 बनेगा। दी गई कीमत P1 पर EF के बराबर पूर्ति अधिक या न्यून मांग की स्थिति, या तो मांग कम कह लो या पूर्ति अधिक के कह लो, है ना। ये मैंने लिखा भी था, अभी साथ साथ बताता जा रहा हूँ मैं हिंदी में भी, केवल एक बार रीडिंग मारनी है। क्योंकि इस कीमत पर विक्रेता वस्तु की उतनी मात्रा नहीं बेच पाते जितनी वे बेचना चाहते हैं, अतः विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन अमंग सेलर्स, जिससे कीमतें कम होती हैं। कीमत कम होने से क्या होगा, मांग में विस्तार, इंक्रीज इन डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है, पूर्ति में संकुचन होता है। यह परिवर्तन तब तक होते रहेंगे जब तक मांग मात्रा पूर्ति मात्रा के बराबर ना हो जाए और नया संतुलन बिंदु कौन सा प्राप्त हो जाएगा, नया बिंदु E1, फॉल इन सप्लाई एंड राइज इन डिमांड। क्लियर हो गई बात। रिजल्ट वही आ जाएगा, बाजार में संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों कम हो जाती हैं। बोलो, समझ आई, अच्छे से डायग्राम समझ आ गया ये वाला भी आपको लिखना है। यदि आपको ठीक से डायग्राम समझ आ गया है तो ये डिटेल तो आप अपने आप लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पैटर्न सा है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, फिर तो लिख ही लोगे। केवल आपको डायग्राम समझना है। यदि डायग्राम में दिक्कत आ रही है अब भी, तो आप दोबारा से इसको वीडियो को बैक करके देख लेना, समझ लेना। चलिए जी, तो अभी तक हमने क्या करा कि बाजार संतुलन में इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, दूसरा पढ़ा हमने मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, देन ये तो चेंज इन डिमांड था। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाजार में डिमांड चेंज नहीं हो रही जी, सप्लाई हो रही है। डिमांड तो सेम रह रही है, सप्लाई में चेंज हो रहा है। तब क्या करेंगे हम, सप्लाई में चेंज कितनी तरह से हो सकता है, दो तरह से। इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि हो जाए या पूर्ति में कमी हो जाए, और तीसरा तो कुछ होना ही नहीं है।
देन इसका भी डायग्राम बना के देखते हैं बेटा जी। किसका डायग्राम बनाना है हमें? इंक्रीज इन सप्लाई। देखो ऐसा डायग्राम होता है ना, ये कौन सा? डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते किधर जाएगा? ये राइट साइड में। इसका मतलब नया सप्लाई कर्व इधर बनेगा। नया सप्लाई कर्व इधर बन रहा है तो ये एक्स किधर बनाऊं? एक्स एक्सिस की तरफ बना, ये वाई एक्सिस की तरफ बना लूँ थोड़ा सा। चलिए जी, अब एक अपना ठीक ठाक सा डायग्राम बनाते हैं। ये तो आप वहाँ तो स्केल से खींचते होगे, लाइन आपको स्केल से खींचनी है। एक बात का ध्यान रखना है आपको, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के जवाब दे रहे हैं पेपर में, एग्जाम में आपको ग्राफ कभी भी नहीं मिलता है। सारे डायग्राम, सारे ग्राफ आपको अपनी कॉपी में ही बनाने होते हैं। तो आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि वहाँ तो मुझे ग्राफ मिलेगा। देन दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओ मूल बिंदु। किधर बनाना है ये वाला एक्स मुझे? इधर, थोड़ा सा इसके पास। एक लाइन ये, एक लाइन ये, पास बना लिया। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये लाइन डाल ली मैंने सीधी पी, ये लाइन डाल दी मैंने कौन सी? क्यू। ये हो गई मेरी पी, क्या हो गई? इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत। क्यू हो गई संतुलन मात्रा। इतना डायग्राम तो हर बार ही बनाते हैं हम। अब क्या करना है बेटा जी? इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि। वृद्धि का मुझे पता है राइट हैंड कौन सा? आपकी बार डिमांड नहीं खिंचकेगा, सप्लाई वाला, क्योंकि पूर्ति में, सप्लाई में चेंज हो रहा है। इसको राइट हैंड ले जाऊं, खूब दूर बनाओ, डायग्राम अपने आप फिट हो जाएगा। लाइन इसके लगभग पैरेलल आनी चाहिए बेटा जी, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये हो गया आपका S1, S1 किधर? किसका? राइट वर्ड, क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, पूर्ति में वृद्धि हो रहा है। क्या करना है अगला स्टेप? इसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। क्या करूं? एक S1 वाली लाइन ये हो गई, एक सप्लाई कर्व ये हो गया, डिमांड कर्व ये हो गया। ये दोनों कहाँ क्रॉस हो रहे हैं? इस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट हो गया बेटा जी? E1। ये पॉइंट कौन सा था? E, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु। अब ये नया संतुलन बिंदु हो गया। P वाली लाइन अभी ये ट्रायंगल नहीं बना रही है, तो P वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये पॉइंट कौन सा हो गया? F। जब E नया इक्विलिब्रियम बन गया, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे डालूंगा, ये बन जाएगा आपका Q1, मीन्स न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसी से एक पैरेलल लाइन इधर डालूंगा, ये बन गया P1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक हो गई कहानी। आपके पास वहाँ दो पेन नहीं होते हैं तो आप इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो। भाई पहले प्राइस कितना था? ये वाला। नया कितना बन गया? नीचे बना, नीचे की ओर आ जाओ। इट मीन्स प्राइस में क्या हो गया? कम हो गए। क्वांटिटी क्या हुई? पहले क्वांटिटी ये वाली थी, अब कौन सी हो गई? ये क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ये इसके रिजल्ट आने, पता लग गया रिजल्ट का। प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज, संतुलन कीमत कम हो जाएगी और संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। पहले इसके रिजल्ट ही देखते हैं कि रिजल्ट में क्या लिखते हैं ये, फिर आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, बिल्कुल ठीक है।
इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी में, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है। सेम है, क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही डायग्राम बन गया, है ना। 5 नंबर का काम हो गया ये। 3 नंबर का डायग्राम, 2 नंबर की डिटेल, या 2 नंबर का ढाई का डायग्राम, ढाई की डिटेल। तो आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, 2.5-3 नंबर का काम हो गया। इसको डिटेल रिजल्ट भी आपने लिख दिया 1 नंबर का, वो भी कहानी हो गई। 1 नंबर में ये चीज़ें लिखनी है आपको डिटेल, एक बार पढ़ते हैं फिर वही कहानी समझ जाओगे आप। क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट द सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 टू S2 टू द राइट। राइट की तरफ ही हो रहा है, S से S1 हो गया, वहाँ S1 से S2 डायग्राम में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस लीड्स, कौन सी डिमांड हो, कौन सी कहानी हो गई भाई? पी प्राइस पे सोच के देखो जरा आप। पी प्राइस पर इतनी तो डिमांड है, क्योंकि डिमांड कर्व तो यही वाला है पहले। इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब मार्केट चेंज होने के बाद क्या हो गई है? एक्सेस सप्लाई, पूर्ति अधिक, या इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यून मांग। डेफिसिट डिमांड, इट लीड्स टू डेफिसिट डिमांड और एक्सेस सप्लाई। EF के बराबर एट द गिवन पॉइंट P1, हमने यहाँ P लिया था, इतना समझ लोगे आप। देन द एक्सेस सप्लाई क्रिएट्स कंपटीशन। एक्सेस सप्लाई किसके बीच में कंपटीशन करती है? हमें पता है, सेलर्स के बीच में। डेफिसिट और एक्सेस डिमांड किसके बीच में कंपटीशन करती है? ये भी हमें पता है, वो बायर्स के बीच में करती है, क्रेताओं के बीच में, ये विक्रेताओं के बीच में। जब सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो उन्हीं के दुकान में माल भरेगा, उन्हीं के गोडाउन में माल एक्सेस हो जाएगा, उनके बीच में ही कंपटीशन होगा। सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो क्या होता है? प्राइस कम हो जाते हैं, रिजल्टिंग द फॉल इन प्राइस। प्राइस कम हो गए, बिकॉज क्यों? सेलर्स विल नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट्स टू सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। अब प्राइस कम होंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो हमने अभी ऊपर समझा ही था। प्राइस कम हुए, डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो डिमांड राइज होगी, सप्लाई फॉल होगी। किधर होंगी ये वाला डायग्राम था। सप्लाई फॉल किधर से होगी बेटा? ऐप से यहाँ E1 तक ले आओ। ये इंक्रीज किधर होगी? E से E1 तक होगी। ये एरो के निशान बना के दिखा दो। देन दी चेंजेस कंटिन्यू, ये चेंजेस लगातार चलते रहेंगे। रिच इज द न्यू इक्विलिब्रियम E1 वेयर DX इज इक्वल टू SX, जहाँ डिमांड ऑफ X इज इक्वल टू डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ X। क्लियर? रिजल्ट हमने डिस्कस कर ही लिया। पूर्ति में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र किधर जाएगा? इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, दाईं तरफ खिसकता है, और नया पूर्ति वक्र S2 बनता है। दी गई कीमत P1 पर EF के बराबर पूर्ति आधिक्य की स्थिति बन जाती है। पूर्ति, क्योंकि इस कीमत पर उत्पादक वस्तु की उतनी मात्रा नहीं बेच पाते जितनी वह बेचना चाहते हैं, अतः विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, जिससे कीमतें कम होती हैं। तीसरा पॉइंट, कीमत कम होने से क्या होगा? मांग में विस्तार होता है, पूर्ति में संकुचन होता है। यह परिवर्तन जब तक चलते रहेंगे जब तक मांग मात्रा पूर्ति मात्रा के बराबर ना हो जाए। नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आएंगे? मांग मात्रा Q1 से बढ़ के Q2 हो जाएगी, है ना। हमारे यहाँ क्या थी? Q से बढ़ के Q1 हो गई। सेम बात है, नाम थोड़े बहुत चेंज हैं। और संतुलन कीमत कम होकर P से कम होकर P2 हो जाएगी। संतुलन कीमत में कमी और संतुलन मांग में वृद्धि। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने डायग्राम बना दिया, ये उसके जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से Q1 Q2 E1 S1 S2, ये D है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। P1 P2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज
डिक्रीज इन सप्लाई। ये अभी हमने कौन सा पढ़ा? इंक्रीज इन सप्लाईज, पूर्ति में वृद्धि। अब क्या कर रहे हैं हम? पूर्ति में कमी कर रहे हैं। पूर्ति में कमी। फिर एक बार डायग्राम बना देते हैं हम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना दो डायग्राम। कैसे? अब पेपर में आपको कैसे बनाना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या करना है भाई हमें? डिक्रीज, डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में कमी। भाई मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, कमी करनी है, इधर खिसकेगा, लेफ़्ट की तरफ खिसकेगा, इसका मतलब ये वाला एक्स मुझे थोड़ी सी दूर बनाना है। पहली चीज़ बना लो भाई अब फटाफट। ये वाई एक्सिस बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। एक्स जो बनाना है मुझे, क्रॉस वाली लाइन थोड़ी सी इधर बनानी है, मुझे पता है। ये डिमांड डी डी, ये सप्लाई कर्व एस एस, नया सप्लाई कर्व खूब दूर बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा। S1 S1 है ना, इसको अभी छोड़ दो, चलो बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे हम बनाना चाह रहे हैं, पेपर में बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। क्या करूं भाई? सप्लाई कर्व यहाँ बनाऊं, एस एस, इससे एक पैरेलल लाइन ये डाल दूं, कौन सी हो गई? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक हो गई बात? पॉइंट ई, कहानी ख़त्म। डिक्रीज करना है, किधर चलूँगा भाई? लेफ़्ट साइड में चलना है, इसीलिए तो ये एक्स दूर बनाया मैंने। डिक्रीज खूब सारी दूर बनाओ। किस में करना है? सप्लाई में करना है। कभी डिमांड में डिक्रीज इस तरह से बना दो, डिमांड में नहीं करना, सप्लाई में करना है, ये भी ध्यान रखना है। चलो जी, ये डिक्रीज हो गया, इतना सारा डिक्रीज कर दिया। नया डिमांड कर्व S1 बन गया। इसको भूल जाना है थोड़ी देर। अब डिमांड और सप्लाई कहाँ क्रॉस हो रहे हैं? इस पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं। इस पॉइंट का नाम E1 रख देता हूँ। इससे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ ऐसे, ये बन गया मेरा P1। यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे डालता हूँ, ये बन गया मेरा Q1। समझ आती है बात? F पॉइंट कौन सा बनेगा? ये वाला जो नए एस और पी को क्रॉस मिलता है, ये F पॉइंट हो गया। यहाँ से ऐसे एक एरो का निशान, एक एरो का निशान इधर से डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। प्राइस में क्या होना है भाई? नया पहला प्राइस क्या था? P। नया प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस आया P1, ऊपर की तरफ बन गया, इट मीन्स प्राइस बढ़ गए। और क्वांटिटी क्या हुई? पहली क्वांटिटी ये थी, दूसरी क्वांटिटी, नई क्वांटिटी ये बनी, क्वांटिटी कम हो गई। इट मीन्स डायग्राम के अनुसार मेरा क्या होना चाहिए? प्राइस बढ़ जाने चाहिए और क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। ठीक आ रही है बात? चलो जी, अब एक बार इसका रिजल्ट ही देखते हैं। सबसे पहले ये वाला इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस बढ़ गए, एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसमें डिक्रीज हो गया क्वांटिटी में। यही तो हमने यहाँ डिसाइड किया था। ठीक आ रहे हैं हमारे रिजल्ट? एक बार पढ़ लेते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट द सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 टू S2 टू द लेफ्ट। ये S1 मान रखा होगा इन्होंने, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। दिस कौन सी हो गई बेटा जी? ये सोच के बताओ जरा मुझे। P पॉइंट था ना, इस पे इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, क्या हो गया? ये एक्सेस डिमांड की पोजीशन हो गई है, क्योंकि डिमांड ये वाली D वाली लाइन है ना यहाँ पे,
ये तो अब मानेंगे नहीं हम नई स्थिति में। ये डी वाली लाइन का ये पॉइंट और नया जो सप्लाई कर्व है उसका ये पॉइंट, तो डिमांड तो कितनी है ओ एफ और सप्लाई कितनी है, सॉरी सप्लाई ओ एफ और डिमांड, सॉरी सप्लाई हो गई बेटा जी मेरी पी एफ ये वाली, और डिमांड हो गई ई एफ ये वाले। ये आपको निशान बना के नहीं दिखाने, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई ना मेरी, एक्सिस डिमांड, मांग आधिक्य की स्थिति हो गई। जब डिमांड मांग आधिक्य में क्या होता है, किसके बीच में कंपटीशन होता है, एक्सिस डिमांड में मांग ज़्यादा हो रही है बाजार में, बायर्स के बीच में, क्रेताओं के बीच में क्या होगा, प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा। इन ज़्यादा खरीदने के लिए कंपटीशन होगा क्योंकि सबको माल नहीं मिल रहा, उतना नहीं खरीद पाते जितना वो खरीदना चाहते हैं। देन जब ये कहानी आ रही है, बायर्स के बीच में कंपटीशन क्या करता है, प्राइस को राइज करता है, प्राइस बढ़ा देता है। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़े, सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड का क्या होगा, कम होगी। यही कहानी लिख रही है सारी। दिस लीड्स टू एक्सप्रेस्ड एक्सिस डिमांड, मांग आधिक्य की स्थिति है जो मैंने अभी बताई, और डेफिसिट सप्लाई ई एफ एट द गिवन प्राइस पी वन, ये वाला पी वन है बेटा इनका। द डेफिसिट सप्लाई क्रिएट्स कंपटीशन अमंग बायर्स, बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा, क्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होगी। रिजल्ट एन इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो गया, यही बताया प्राइस इंक्रीज हो गया। आगे क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में प्राइस इंक्रीज से शुरू करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी है ना, राइज इन सप्लाई एंड फॉल इन डिमांड, यही बात लिखेंगे। पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन डिमांड एंड राइज इन सप्लाई। दिस चेंज, ये चेंज कंटिन्यू चलते रहेंगे कब तक, जब तक नया इक्विलिब्रियम हमारा E1 है, इन्होंने E2 लिख दिया, E1 ना मिल जाए, जहाँ डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स है। रिजल्ट हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, बन गया। पूर्ति में कमी होने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है, नया पूर्ति वक्र S2 बनेगा, वहाँ हमारा S1 बन रहा है। दी गई कीमत P1 पर EF के बराबर मांग आधिक्य की स्थिति बन जाती है। एक्सिस डिमांड हो गई मांग आधिक्य, क्योंकि इस कीमत पर क्रेताओं को उतनी मात्रा नहीं मिलती जितनी वो खरीदना चाहते हैं। इससे क्या होगा, क्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, क्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होगी, तो कीमतें क्या करेंगी, बढ़ेंगी। सब कुछ तो हमने पहले एक बार डिसाइड कर लिया। कीमतें बढ़ने से क्या होगा, मांग में संकुचन होगा, पूर्ति में विस्तार होगा, पूर्ति बढ़ेगी और मांग कम होगी। ये परिवर्तन तब तक चलते रहेंगे नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त ना हो जाए, जहां मांग क्या होगी, मांग मात्रा कम हो जाएगी और संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है जी। इसका मतलब अब तक हमने 4 चीजें पढ़ ली है ना। क्या क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा था, हाँ ये वाला ले लूँ मैं, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा पढ़ा डिक्रीज इन डिमांड। तीसरा पढ़ा इंक्रीज इन सप्लाई। नंबर 4 पे पढ़ा डिक्रीज इन सप्लाई। ये दोनों चेंज इन डिमांड में पढ़े थे। मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। ये दोनों चेंज इन सप्लाई, पूर्ति में परिवर्तन के अंडर पड़े थे, उसमें पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी। ये 4 चीज़ें, इनके चारों के 4 डायग्राम हो गए हमारे, 4 ही रिजल्ट हो गए और 4 ही एक्सप्लेनेशन हो गए। ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं। उम्मीद है तुम ये चारों चीज़ें, चारों डायग्राम, चारों बातें अच्छे से समझ गए होगे, समझ आ गई होगी।
है ना। तो ये चीज़ आज टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम शुरू करेंगे मांग और पूर्ति में एक साथ कमी या वृद्धि हो जाए तब क्या होगा। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ जो हम पढ़ रहे थे इसमें जब चेंज इन डिमांड हो रहा था तो यहाँ सप्लाई में क्या था, कोई चेंज नहीं हो रहा था, सप्लाई स्टेबल थी। जब यहाँ सप्लाई बदल रही थी तो डिमांड स्टेबल हो गई थी। डिमांड का एक ही कर्व बनाते हैं ना हम। इन चारों के एक साथ डायग्राम बना के समझोगे, एक बार ठंडे से दिमाग से तुम अपने हाथ से डायग्राम बनाओगे। बेटा जी मेरे बनाए डायग्राम पे ज़्यादा विश्वास मत करना कि भाई अब तो मुझे समझ आ गया, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तो बना ही लूँगा। ना बेटा, अपने हाथ से जब तक नहीं बनाओगे पेपर में आप बना ही नहीं सकते। मेरा देखा हुआ समझ तो सकते हो लेकिन बना नहीं सकते। जब तक नहीं बना सकते जब तक आप खुद से बना के नहीं देखेंगे। तो बेटा जी इन चारों डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लें, फिर अगली क्लास में दो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा, वो मैं इजीली बता दूंगा, वो भी बहुत टफ नहीं है ना। ये वाले डायग्राम होंगे, दिखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तुम्हें लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं समझा दूंगा, इजी से बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे सब। रिजल्ट डायग्राम बनाते ही आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल हम समझाएंगे। आप अपने कमेंट्स में यदि कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो बेटा। फ़ोन नंबर है 9971567842। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना। आपको नोट्स डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, आपको कोई और समस्या आ रही है, आप मुझे बताओ, जितना संभव हो सकेगा बेटा जी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। हमारी रोजी रोटी आप बच्चों से है, और बिल्कुल आप मन लगा के पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपके अच्छे नंबर आते हैं तो हमें लगता है मेरे ही अच्छे नंबर आ गए। मेरी इतनी सारी मेहनत करने का, इतना सारा तुम्हें पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए ठीक है, हैप्पी लर्निंग, आपका दिन शुभ हो। ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओ